माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों में आपका स्वागत करता हूं। मैं राजीव कुमार, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज मोदी नगर। आपको कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का अध्याय 9 उपसहसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का भाग 5 समझा रहे हैं। ठीक है। भाग 4 में तुम्हें जो गृह कार्य दिया था वो आप लोगों ने कर लिया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देता हूँ कि संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT से वर्ग समतलीय संरचना NiCN4 2- आयन है, प्रतिचुंबकीय है, जबकि चतुष्फल की ज्यामिति वाला NiCl4 2- आयन अनुचुंबकीय है। तुम समझाया था मैंने प्रतिचुंबकीय गुण कब होता है, यानी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, वो सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड में प्रतिकर्षण शो करते हैं और युगलित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और ये भी समझाया था NiCN4 2- में DsP2 संकरण होता है। ठीक है। और DsP2 संकरण की वजह से, क्योंकि समतलीय संरचना है, स्क्वायर प्लैनर ज्योमेट्री है, तो इसका मतलब DsP2 संकरण होगा और D यूज होंगे अंदर वाले। तो D जब यूज होते हैं तो उसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है निकिल का, क्योंकि निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो आर्गन 18 3d8 4s2 और ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है निकिल की 2 आ रही है, तो 3d8 हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड, 2 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड थे वो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक D जरूर खाली होगा, क्योंकि प्रतिचुंबकीय गुण हमें दिखाना है इसमें। ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन जंप लेके उधर आ जाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, युगलित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसीलिए NiCN4 2- में जो है प्रतिचुंबकीय गुण होता है। ठीक है। और जबकि NiCl4 2- में अनुचुंबकीय गुण देख सकते हो तुम लोग, Ni की ऑक्सीकरण अवस्था इसमें कितनी आ रही है, इसमें भी 2 ही आ रही है, लेकिन क्योंकि अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। पैरामैग्नेटिक कौन से होते हैं, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। और किस कारण से होता है ये अयुग्लित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। तो कहने का मतलब है उसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, sp3 संकरण है, D में अयुग्लित इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से उसमें अनुचुंबकीय गुण आ रहा है। ठीक है। ऐसे दूसरा सेम बिल्कुल ऐसे ही है, NiCl4 2- का तो अभी समझाया, NiCO4 दोनों के चतुष्फल क्या करती है, क्यों इसमें पूछा जा रहा है कि NiCl4 2- अनुचुंबकीय है, जबकि NiCO4 प्रतिचुंबकीय है। वही बात है, तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। निकिल का कितना बताया परमाणु क्रमांक, कितना होता है 28, आर्गन 18 3d8 4s2। यहाँ पे निकिल की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी आ रही है 2, तो 2 छोड़ोगे तो 3d8 आ जाएगा। ठीक है। तो 3d8 होने से एक इलेक्ट्रॉन उसमें, एक और एक 2 इलेक्ट्रॉन उसमें अयुग्लित रहेंगे, जिसके कारण चुंबकीय रहेगा। लेकिन निकिल में ऑक्सीकरण अवस्था 0 आ रही है, क्योंकि CO जो है उदासीन अणु होता है, कार्बोनिल जो होता है, तो टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0, तो निकिल 0 का क्या आएगा 3d8 4s2। ठीक है। तो क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय बताया मैंने तुम्हें कौन से होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, वो होते हैं जिसमें D कक्षों में कौन से इलेक्ट्रॉन रहते हैं, युगलित इलेक्ट्रॉन। तो 2s के इलेक्ट्रॉन जंप लेके निकिल में आ जाएंगे और संकरण हो जाएगा sp3, चतुष्फल की आकृति होगी प्रतिचुंबकीय, क्योंकि कोई अयुग्लित इलेक्ट्रॉन नहीं है। 9.7 में देख सकते हो तुम लोग, FeH2O6 3+ प्रबल अनुचुंबकीय है, FeCN6 3- दुर्बल अनुचुंबकीय है। तो ये तो CFT से समझाओगे, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत से, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। H2O कैसा लिगेंड होता है, दुर्बल लिगेंड, वीक फील्ड, तो वो हुंस नियम का पालन करते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से उसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, पेयरिंग करने की एबिलिटी कम रहती है वीक फील्ड लिगेंड में। CN जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, समझाया था तुम्हें, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड याद कर लो कौन कौन से हैं, CO, CN, EN, NS3, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड में आते हैं। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की क्या एबिलिटी होती है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करता है, पेयरिंग करने की एबिलिटी रहती है उसमें। तो Fe का ऑक्सीकरण संख्या निकालें तो 3 आएगी यहाँ पर, Fe3+, तो क्या हो जाएगा 3 जब छोड़ोगे 3d5 आ जाएगा, तो 3d5 आ गया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सारे उसमें क्या हो जाएंगे
पेयरिंग हो जाएगी, उसमें पेयरिंग होने से अनुचुंबकीय गुण जो है उसका कम हो जाएगा। मतलब लिगेंड की CFT सीधा सीधा बताती है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करो, तुम लोग याद करो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं और वीक फील्ड कौन कौन से हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता ही है, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, अष्टफल की संरचना है दोनों की, तो T2G और EG। T2G में जो है 3D ऑर्बिटल्स रहते हैं, DXY, DYZ, DZX, और अपर एनर्जी लेवल में DX² - Y² और DZ² रहते हैं। अगर वीक फील्ड है तो हुंस नियम का पालन करेंगे, एक एक भरेंगे, नीचे 3D कक्षकों में, ऊपर 2D कक्षकों में। और अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है जैसे CN हो गया तो पहले D कक्षक पूर्ण होंगे, यानी 6 इलेक्ट्रॉन पहले D में आएंगे, फिर बचे वो ऊपर जाएंगे। तो साफ पता लग रहा है इन दोनों में कि वीक फील्ड लिगेंड की वजह से प्रबल अनुचुंबकीय गुण है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से दुर्बल अनुचुंबकीय गुण है। ठीक है, ऐसे 9.8 में समझा सकते हैं, सेम यही बात है। NH3 CO NH3 6 हेक्सामाइन कोबाल्ट थर्ड आयन, हेक्सामाइन निकल सेकंड आयन, ये इनर कॉम्प्लेक्सेस है और ये आउटर कॉम्प्लेक्स। इसका संकरण जो है D2sp3 है और इसका sp3d2 है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27, 3d7 4s2 और 3 कम कर दो ऑक्सीकरण अवस्था की वजह से, तो कितने कम हो जाएंगे 3d7 4s, 3 कम होंगे तो कितने रह जाएंगे 3d6 रह जाएंगे। ठीक है, ऐसे अब निकल का देखते हो 28 होता है, तो आर्गन 18 3d8 4s2 और 2 कम करोगे तो 3d8 रह जाएगा। तो तुम लोग कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे, इसका तो किसका ड्रॉ करना है d6 का, और इसका किसका ड्रॉ करना है d8 का। तो तुम लोग पता लग जाएगा, एक का अंदर का d यूज होगा यानी D2sp3 संकरण होगा और इसमें होगा sp3d2। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर याद करो, एटॉमिक नंबर याद करके फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो और फिर ये देखो क्या क्या चीज़ देखनी होती है। ये देखना होता है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हमें साफ पता लग रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है। ठीक है, फिर लिगेंड दोनों में समान है, लिगेंड का मैटर खत्म हो गया, फिर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, उसके बाद देखो तुम लोग। ठीक है, ऐसी वर्क समतलीय स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर होता है टेट्रासाइनाइडो प्लेटिनेट सेकंड का। युगलित इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए, अब तुम्हें साफ दिख रहा है इसमें DsP2 संकरण होता है वर्क समतली में, तो ठीक है, यानी अंदर वाला D यूज हो रहा है। और CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो अयुग्लित इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं इसमें, अयुग्लित इलेक्ट्रॉन संख्या 0 होगी। ठीक है, क्रिस्टल चेन सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, हेक्सा एक्वा यानी MnH2O होल 6 और ब्रैकेट के ऊपर क्या आएगा 2+, और दूसरा क्या है हेक्सासाइनो आयरन FeCN6 और ऑक्सीकरण अवस्था वही रहेगी FeCN6 4- या FeCN6 3-, 2- वाला ये, तो FeCN6 2-, 4 में से 2 जाएंगे, 2 ऑक्सीकरण अवस्था रह जाएगी। एक तो ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है FeCN6 4- है, ठीक है, और एक FeCN6 3-, तो FeCN6 4- वाला हो जाएगा। तो मतलब साफ दिख रहा है हेक्सा एक्वा, एक्वा का मतलब H2O वीक फील्ड लिगेंड है, अपने आप जो है हुंस के नियम का पालन नहीं करेंगे और जो है अयुग्लित इलेक्ट्रॉन D में ज़्यादा रहेंगे क्योंकि पेयरिंग करने की एबिलिटी बहुत कम होती है। और CN आ गया, इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसकी पेयरिंग करने की एबिलिटी ज़्यादा है, तो इसमें अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। देख सकते हो कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करके Mn सेकेंड का और ये भी सेकंड के, दोनों सेकंड के लेके देख सकते हो तुम लोग, क्योंकि Mn का जो है 25 होता है मैग्नीज का, तो 3d5 4s2, 2 कम कर दो 3d5 हो गया। इसका 26 होता है 3d6 4s2, इसके भी 2 कम कर दो तो क्या आ जाएगा, 2 कम करने पे 3d6 आ जाएगा। तो तुम लोग आसानी से देख सकते हो कि अयुग्लित इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा होंगे और किस में कम होंगे। वैसे ये वाला जो संरचना है हेक्सासाइनो आयरन थर्ड वाली होनी चाहिए। ठीक है, थर्ड में क्या होगा बताओ, अच्छा जब हेक्सासाइनो आयरन थर्ड होगा
तो थर्ड में क्या होगा, Fe जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा 3d5 आ जाएगा। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो नीचे तीनों डी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर दो दो हो जाएंगे, नीचे ही भरेंगे पूरे, तो एक अनपेयर्ड रह जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेना, ये हेक्सासाइनो आयरन थर्ड है। क्या है, हेक्सासाइनो आयरन थर्ड, और वो है हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकेंड। ठीक है, समझ में आ गई बात तुम्हारे। आज जो है तुम्हें पार्ट 5 में धातु कार्बोनिल में आबंधन, यानी जो मेटल कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं उनके बारे में बताएंगे जो CO के साथ मिलके बनते हैं। उपसेचन यौगिकों का स्थायित्व स्टेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि कौन सा उपसेचन यौगिक ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन सा कम होता है, और इनकी एप्लीकेशन और इम्पॉर्टेंस। धातु कार्बोनिल आबंधन, यानी मेटल कार्बोनिल कंपाउंड कौन से होते हैं। मेटल कार्बोनिल वो कंपाउंड होते हैं जिनमें केवल CO ही लिगेंड्स होते हैं, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बोनिल ग्रुप जो होता है, CO ग्रुप जो होता है वो केवल लिगेंड्स की तरह ही काम करता है, उसमें एक ही लिगेंड्स होता है CO। ठीक है, तो उन कॉम्प्लेक्सेस को हम बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर NiCO4, इसका मैंने VBT से तुम्हें डिस्कस भी करा रखा है कि NiCO4 में कौन सा संकरण होता है, sp3 संकरण होता है, और ये प्रतिचुंबकीय रहता है और संरचना चतुष्फलकीय रहती है। ऐसी इसकी देख सकते हो FeCO5 त्रिकोणीय द्विपिरामिड संरचना, और 5 बॉन्ड पेयर हैं तो संकरण क्या होगा इसका, sp3d हो जाएगा। ऐसे इसका 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग इसकी जो संरचना आएगी वो ज्योमेट्री जो होगी वो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल होगी। ऐसे तुम लोग देख सकते हो कि इनसे साफ पता लग रहा है हमें इन कंपाउंड से, क्योंकि ये मेटल कार्बोनिल है और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 रहती है, जिसका नाम पढ़ें टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, ऐसे भी होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं डेका कार्बोनिल डाई मैग्नीज 0, जैसे ये हो गया। इस तरह से तुम लोग MnMn ऐसे ऑक्टा कार्बोनिल डाई कोबाल्ट 0, तो इस तरह से तुम लोग देख सकते हो ये भी एक तरह से मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। एक में MnMn बंद होता है, दूसरे में CO बंद रहता है। ठीक है, अब मेटल कार्बोनिल के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो तुम लोग अच्छे से समझनी किस तरह की बॉन्डिंग होती है। इसकी जो बॉन्डिंग है वो 2 तरह की रहती है इसमें, एक तो सिग्मा बॉन्डिंग होती है और एक होती है पाई बॉन्डिंग। सिग्मा बॉन्डिंग क्या होती है, कार्बन के जो कार्बन मोनोऑक्साइड है यानी CO जो है कार्बोनिल ग्रुप जो है, उसके जो C के जो पूर्ण भरे हुए कक्षक हैं वो सेंट्रल मेटल के D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं। ठीक है, और उसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। समझ में आ गई बात। और पहली बॉन्डिंग सिग्मा बॉन्डिंग बनती है इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने की वजह से, यानी कार्बन से मेटल की तरफ को। फिर जैसी ये बॉन्डिंग बन जाती है सिग्मा बॉन्डिंग, उसके बाद ये दूसरी बॉन्डिंग स्टार्ट हो जाती है और ये बॉन्डिंग इसे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, पाई बॉन्ड बोलते हैं इसे। पाई बॉन्ड क्या होता है, जो मेटल के कंप्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स होते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं प्रतिआबंधी पाई स्टार कक्षक जो होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं और पाई बंध बना लेते हैं, और इसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी और बढ़ जाती है, यानी इसे बैक बॉन्डिंग बोलते हैं। एक हो गया लिगेंड टू मेटल सिग्मा बॉन्ड, और एक हो गया मेटल टू एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, उपसेचन यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करें, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसका क्या मतलब होता है, साम्यावस्था पर भाग ले रही 2 स्पीशीज के मध्य संगुणन की मात्रा का मान। संगुणन का मतलब एसोसिएट होना। लिगेंड जुड़ते चले जाते हैं मेटल कॉम्प्लेक्सेस में, यही तो होता है, एक लिगेंड जुड़ता है, फिर 2 जुड़ता है, फिर 3 जुड़ते हैं, फिर 4 जुड़ते हैं। तो इस तरह से लिगेंड्स जो है जुड़ जुड़ के संगुणन होता रहता है, एसोसिएशन होता रहता है। उसका का परिमाण गुणात्मक रूप से स्थायित्व को प्रकट करता है, बताता है कितना वो स्टेबल है। अब जैसे अब हमें लिगेंड्स जैसे जुड़ते हैं उनका हम किस तरह से मेजरमेंट करते हैं, साम्य स्थिरांक के बेस पे मेज़र करते हैं। वैसे तो साम्य जो अवस्था होती है उस टाइम पर कैलकुलेशन करते हैं इसकी स्टेबिलिटी की, साम्य स्थिरांक भी बोल सकते हो, जिसके आधार पे इसकी स्टेबिलिटी का डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, या स्थायित्व स्थिरांक भी बोल सकते हो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है,
तो कहने का मतलब है जैसे हम लोगों ने एक लिगेंड को जोड़ा, इसका स्थायी स्थानांक 1 आया, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ऐसे दूसरे का 2, 3, ऐसे n लिगेंड जुड़ेंगे तो n आएगा। तो सबका टोटल कैलकुलेट करें तो बीटा n आ गया है, यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। जो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट पे, जो हमने साम्य स्थिरांक निकाले हैं उस पर डिपेंड करता है। मतलब हम लोगों को ये साम्य स्थिरांक के आधार पर या स्टेबिलिटी कांस्टेंट के आधार पर डिसाइड करना है जो लिगेंड्स हैं वो मेटल के साथ विलयन में किस तरह की बॉन्डिंग बनाए हुए हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उसको इंडिकेट करता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो CuNH3 2+ का, इसमें 4 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो बीटा 4 आ जाएगा उस हिसाब से। तो कहने का मतलब क्या हुआ? तो तुम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो साम्य स्थिरांक या स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली रहते हैं। ठीक है, जिसका अगर हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज़्यादा रहता है, समग्र स्थायित्व स्थिरांक ज़्यादा होता है जिस कॉम्प्लेक्स का, समझ जाना वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस होता है। कैसा कहलाता है? स्टेबल कॉम्प्लेक्स, स्थायी संकुल यौगिक। और जिसका वियोजन स्थिरांक ज़्यादा है उल्टा हो जाता है, वो स्टेबिलिटी घट जाती है उसकी, क्योंकि जो हमारे पास स्टेबिलिटी कांस्टेंट है और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो एक दूसरे के इन्वर्सली रहते हैं। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं स्टेबिलिटी को? केंद्रीय धातु आयन पर आवेश घनत्व, यानी जो केंद्रीय धातु परमाणु है, डी जो ऑर्बिटल्स, डी जो एलिमेंट्स होते हैं डी ब्लॉक के, मेटल और आयन, उसका आकार यानी त्रिज्या और आवेश, यानी जितनी छोटी त्रिज्या होगी जितना ज़्यादा धनावेश होगा वो कॉम्प्लेक्सेस उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। जैसे K4Fe6, K3Fe6 देख सकते हो तुम लोग, हेक्सा साइनाइडो आयरन, आयरन की जगह फेरेट आ जाएगा, हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड और हेक्सा साइनाइडो फेरेट थर्ड। कौन सा कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा? एक में Fe पे 2+ आ जा रहा है, एक पे Fe 3+ आ रहा है। तो कहने का मतलब है जो फेरिक वाला है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, वो होगा K3Fe6। कई बार क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में कंपेयर करने के लिए, बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो ये आयन की परमाणु त्रिज्या और उसकी आवेश यानी धनावेश कितना ज़्यादा है। दूसरा लिगेंड की प्रकृति पे डिपेंड करता है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड है, मतलब कहने कि उसका जो बेसिक करैक्टर है वो ज़्यादा है, वो क्या इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है वो जल्दी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो उसी वजह से उसका जो है स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनता है। जैसे Cn और NH3 में देखें, Cn- की प्रवृत्ति ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन योगदान करने की, पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन योगदान करने की, और NH3 कम है, इसलिए Cn के जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो NH3 के कॉम्प्लेक्सेस से ज़्यादा स्टेबल बनेंगे। समझ में आ रही बात? तो लॉन पेयर डोनेटिंग करने की एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है, लिगेंड्स पे भी डिपेंड करता है। समझ में आ रही बात? सेंट्रल मेटल लिगेंड्स पे कैसे डिपेंड करता है? वही बात है, लिगेंड जितना छोटा होगा, ज़्यादा ऋणावेशित होगा, उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स में। जैसे F और I मिलें, कौन ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाएगा? F वाला, ज़्यादा विद्युणात्मकता ज़्यादा हो और आकार छोटा हो, तो वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो इस तरह से तुम लोगों को ध्यान रखना है कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को बता रहे हैं कि इम्पॉर्टेंस क्या है, इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनके एप्लीकेशंस क्या हैं। जैसे गुणात्मक विश्लेषण में या मात्रात्मक विश्लेषण में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। जैसे Ni2+, निकिल सेकंड जो आयन होते हैं उनका डिटर्मिनेशन करने के लिए DMG का यूज़ किया जाता है, डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइड। ये उसके साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है Ni2+ के साथ, और फिर उसको जो है उस कॉम्प्लेक्सेस को हम फिल्टर करके और फिर उसे हीट करके और फिर उसे वेइंग करके पता कर लेते हैं कितना निकिल है। ऐसे बहुत सारे आयंस का डिटर्मिनेशन जो है हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बेसिस पे करते हैं। कठोरता देख सकते हैं कितनी उसके अंदर जो है जल के अंदर कठोरता किसकी वजह से होती है? कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। तो कैल्शियम मैग्नीशियम आयन को EDTS के साथ ट्रीट करा देते हैं, तो EDT के साथ वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बना लेती है और फिर उसका फिर डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, क्योंकि स्थायित्व स्थिरांक दोनों के अलग अलग हैं।
कितना कैल्शियम है उतने कितना मैग्नीशियम है। ठीक है, धातुओं के कुछ प्रमुख निष्कर्षण विधियों में जैसे सिल्वर और गोल्ड के एक्सट्रैक्शन करने में यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, जैसे सिल्वर ग्लास Ag2S पर NaCN की रिएक्शन कराएंगे तो NaGCN2 बन जाएगा और वो सॉलेबल है, और उसमें जैसे जिंक ऐड करेंगे वो Ag को डिस्प्लेस कर देगा। तो कॉम्प्लेक्सेस बनने की वजह से सिल्वर नहीं बना, तो कॉम्प्लेक्सेस बनने के बाद मेटल को ईजिली सेपरेट करना होता है। ऐसी जो है प्यूरिफिकेशन में यूज है मेटलर्जी में, मॉडर्न प्रोसेस है, वेपर फेज रिफाइनिंग बोलते हैं। निकिल अशुद्ध निकिल है, जैसे अगर तुम उस पर कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्शन कराएंगे तो एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स NiCO4 बनेगा, और वो जब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो ब्रेक होके प्योर निकल देता है। इस प्रोसेस को मॉडर्न प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे देखते हो तुम ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, वो आयरन का कॉम्प्लेक्सेस होता है, ऑक्सीजन कैरियर की तरह बिहेव करता है, इट एक्ट एज ऑक्सीजन कैरियर। ऐसी प्लांट्स में देखा होगा तुम लोगों ने, प्लांट्स में जो है क्लोरोफिल मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्सेस होता है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में फूड बनाने में यूज होता है उसका। ऐसी जो है विटामिन B12 कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्सेस होता है, साइनोकोबालामाइन विटामिन B12 प्रति प्रणाली अरक्ता कारक है, यानी जो डेफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में आयरन की उसको पूरा करता है। ठीक है, और भी जैविक महत्व हैं, जैसे उपसैसिन जो जैविक महत्व में कार्बोक्सीपेप्टाइड A और कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं कि बताइए कि हीमोग्लोबिन में किस एलिमेंट का कॉम्प्लेक्सेस होता है, और क्लोरोफिल में किसका कॉम्प्लेक्सेस होता है, विटामिन B12 में किस मेटल का कॉम्प्लेक्सेस होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन का, और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का, और विटामिन B12 में कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्सेस होता है। इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी है, जैसे रोडियम संकुल बना हुआ है PH3P होल थ्राइस RSCl विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, एल्कीन के हाइड्रोजनीकरण में यूज़ करते हैं। जो डबल बॉन्ड होते हैं ना, उनका डिटर्मिनेशन करने में यूज़ करा जाता है, हाइड्रोजनेशन करने में, यानी जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कन्वर्ट करने में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, जैसे जिंगलर नाटा कैटलिस्ट, ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनका बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये विद्युत लेपन करने में यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने में Au और Ag की प्लैटिनम की इनकी कोटिंग करी जाती है। तो कोटिंग करने में जो है वो मेटल आयन की भी कोटिंग करते हैं, यानी किसी मेटल पर Au आयन की और सिल्वर आयन की कोटिंग, लेकिन वो इतनी कोटिंग फाइन कोटिंग नहीं होती। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स आयन हो सॉल्यूशन में, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में अगर कोटिंग होती है तो वो बहुत अच्छी गुड अपीयरेंस वाली कोटिंग होती है और स्टेबल होती है वो, जैसे AgCN2- AuCN2-। तो ये कॉम्प्लेक्सेस की जब कोटिंग करी जाती है Ag और Au की, तो वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा फाइन कोटिंग होती है। समझ में आ गई बात? इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। फोटोग्राफी में देखा होगा तुम लोगों ने, जो फोटोग्राफी करते हैं तो सिल्वर ब्रोमाइड की होती है सारी जो फोटोग्राफी फिल्म होती है, और जैसे उस पर लाइट डलती है तुरंत वो एरिया ब्रेक हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड की होती है, वो ब्रेक हो जाता है और Ag उस पर डिपॉजिट हो जाता है। और जो रिमेनिंग पार्ट है फुल फिल्म का, उसमें AgBr एजिट रहता है, तो उसको साफ करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उसमें हाइपो मिलाया जाता है। तो हाइपो क्या करता है, जो अनरिएक्टेड पार्ट है फिल्म का वो उसको डिसॉल्व करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है, AgS2O3 होल ट्वाइस 3-, और घुल के वो जल में घुल के अलग हो जाता है और जो है फिक्सेशन हो जाता है उसका। औषधि में बहुत इंपॉर्टेंस है, यानी मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी। कई बार देखा गया है कि जो हमारे पास सिस्प्लैटिन होता है, सिस्प्लैटिन का जो है PT NH3 2Cl2 जो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड है, तो
उसका उपयोग एंटी ट्यूमर एजेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में किया जाता है, यानी कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है सिस्प्लेटिन का उपयोग, ठीक है, डाइअमाइन डाइक्लोराइडो प्लेटिनम सेकेंड। ऐसी जो है लेड की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसके लिए EDTA दिया जाता है। EDTA जो है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस ना बना के वो लेड के साथ और ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, मतलब खाने में दे देते हैं उसे। तो जो लेड की पॉइजनिंग होती है वो EDTA की हेल्प से अलग हो जाती है और वो बाहर हो जाती है फिर यूरिन से। तो इस तरह से तुम लोगों को ये मेडिसिनल केमिस्ट्री में इम्पॉर्टेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस तुम्हें बहुत ज़्यादा याद करनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री में, मेटलर्जिकल फील्ड में, बायोलॉजिकल फील्ड में, ठीक है, मेडिसिनल फील्ड में। इम्पॉर्टेंस इतनी हर चैप्टर में, हर कोई भी चैप्टर है अगर उसमें इम्पॉर्टेंस तुम लोग अच्छे से तैयार करोगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तुम लोगों ने सारी थ्योरीज पढ़ी हुई हैं, अब एप्लीकेशंस क्या है उनके, कहाँ यूज़ है उनका, सारे क्वेश्चन ही केमिस्ट्री के उधर से आते हैं। तो कोई भी चैप्टर है एप्लीकेशन पे इतना फोकस करो, इतने ढंग से दिमाग में रखो कि जो हमने पढ़ा है वो हमें अब क्या बेनिफिट दे रहा है, क्या फीडबैक दे रहा है, क्या इससे हमें इम्पॉर्टेंस का पता लग रहा है। तो इसलिए एप्लीकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब तुम लोगों को गृह कार्य के बारे में बता रहे हैं, जैसे तुम लोगों को पढ़ा भी चुके हैं इसके बारे में, फिर भी एक बार और बता रहे हैं। जैसे तुम लोगों को ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि भाई इसमें इसका IUPAC नाम क्या है, ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, उपसंयोजन संख्या क्या है, ज्योमेट्री कैसी है और उनका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। तो पहला कंपाउंड है KCrH2O2 C2O4 इंटू 3H2O, तो पोटेशियम डाई एक्वा डाई ऑक्सिलेटो, क्योंकि निगेटिव कॉम्प्लेक्स है, क्रोमेट थर्ड ट्राई हाइड्रेट बोलोगे 3 है तो, ठीक है। अब तुम लोग देख सकते हो इसमें कि ऑक्सीकरण अवस्था तो x मान के निकाल सकते हैं, x+1 - 4 = 0, तो 3 आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d3, तुम क्रोमियम का देख सकते हो, क्रोमियम कितना होता है एटॉमिक नंबर 24, तो 24 का 3d5 4s1, उसमें जो है तुम्हें 3 कम करने, 3d3 आ गया। तो d3 आ जाता है तो लिगेंड्स की फील्ड स्ट्रेंथ का कोई प्रिंसिपल ही नहीं है, समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि CFT जब अप्लाई होती है जब D4 होता है, D3 में तो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड हो, नीचे ही फील्ड होने हैं सारे, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर पता लग ही रहा है, C2O4 जो है बाइडेंटेड लिगेंड है, इसकी 2 डोनर साइड्स हैं, तो 2 डोनर एटम हो गए, नहीं 4 हो गई, इसकी 2 इसकी 6 हो गई, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, ठीक है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण मैग्नेटिक मूवमेंट अनपेयर्ड 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला रख दो √n × n+2 3.87 bm। और ये वाला ऐसे और कर सकते हो तुम लोग। ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों को देख रहे हो, समग्र वियोजन स्थिरांक, यानी तुम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट और स्टेबिलिटी कांस्टेंट एक दूसरे के इन्वर्सली होते हैं। तो इस वैल्यू को जो तुम लोगों को डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू दी है, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, उसका इन्वर्स कर दो तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे रखा, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछ रहा है, तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट = 1/ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ओके।